हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हम अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं और उनमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स यानी जो चीज़ें हमारे खाने में डाली जाती है। जैसे मान लीजिए आप खीर बना रहे हैं, तो खीर में क्या क्या चीज़ें डलती है? खीर में डलते हैं बॉइल्ड राइस डलते हैं और शुगर डलती है, मिल्क डलता है, वाटर डलता है। तो ये सब चीज़ें उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। वैसे अब हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है? उसमें चपाती होती है, चपाती यानी रोटी, दाल, ब्रिंजल करी या फिर कुछ भी चीज़ें इंक्लूड होती है जो हमको ग्रेन देती है। और उसमें सब्जियां भी होती है, जो हमारी मील रहती है उसमें सब्जी इंक्लूड होती है, जिससे हमारी जो बॉडी रहती है वो हेल्दी रहती है। अब जो हमारा इंडिया है वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की डिशेस खाई जाती हैं। जैसे आप साउथ इंडिया का ले लीजिए, तो साउथ इंडिया में क्या खाते हैं? साउथ इंडिया में इडली डोसा खाते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ की फेमस चीज़ है। अब अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग वैरायटी का खाना मिलेगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग टाइप का वैरायटी का खाना चलता है। जैसे कि आपको एक चार्ट दिया है जिसमें आपको पंजाब और आंध्र प्रदेश के फूड के बारे में बताया गया है। अब पंजाब में क्या होता है? पंजाब में सब मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं और कर्ड, दही और घी खाते हैं। आंध्र प्रदेश में लोग चावल खाते हैं, तुअर दाल खाते हैं, कुंदूर कुंदूर एक वेजिटेबल का नाम है, और बटर मिल्क, घी और पीकल भी खाते हैं। पीकल यानी अचार। अब जो हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स खाते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सब प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलते हैं हमको। और वो जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी रहती है ना, उनको उस कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो ये कंपोनेंट रहते हैं ना, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे फूड के, उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये बात आप टिक कर लेना कि जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से, क्योंकि ये बातें ना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज कर लेना। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. अब जो हमारा फूड रहता है ना, उसमें डाइटरी फाइबर्स भी होता है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स फल होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर कंटेन करता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जितने भी फूड्स हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो अगर आपको ये बात जाननी है तो आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए ना एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें आप पका हुआ या फिर रॉ कच्चा खाना ले सकते हैं, कच्चे इंग्रेडिएंट ले सकते हैं और फिर उनका टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स प्रेजेंट है या नहीं। अभी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ना टेस्ट करेंगे स्टार्च का। और स्टार्च का टेस्ट करने के पहले हम कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, अब इन टेस्ट को करने के लिए है ना हमको सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन का सॉल्यूशन रहता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है और कॉस्टिक सोडा की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये सब जो चीज़ें रहती है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है बनाने के लिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास कॉस्टिक सोडा और वो सब चीज़ें नहीं है तो आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। अब सबसे पहले ना हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. अब जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो मेनली स्टार्च और शुगर में मिलता है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अ dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. अब अगर आपको dilute solution प्रिपेयर करना है आयोडीन का तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप जो वो ड्रॉप रहती है ना वो लेंगे, ऐसा रहता है ड्रॉप ऐसा करके। फिर उसमें ना आप हाफ फिल्ड वाटर कर देंगे, मतलब आधे में आप ऐसे से वाटर भर देंगे और फिर बाकी में आप टिंचर आयोडीन डाल देंगे इधर। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे ना आप तो डिल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा आयोडीन का। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बनाने के लिए हम 2 ग्राम जो रहता है ना 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट लेंगे और
100 मिलीलीटर वाटर लेंगे। फिर इन दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और कॉस्टिक सोडा कैसे बनाएंगे हम? सॉल्यूशन जो रहता है ना कॉस्टिक सोडा का, वो कैसे बनता है? सबसे पहले हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे। ये देखिए इधर हमारा ट्यूब है। अब इसमें हमने 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लिया और 100 ml वाटर ले लिया। फिर इन दोनों को जब हम एक संग कर देंगे ना तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा कॉस्टिक सोडा का। अब चलिए हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। अब स्टार्च का टेस्ट करने के लिए ना हमको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने आलू ले लिया, पटेटो ले लिया। पटेटो पे फिर हमें ना 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा पटेटो है, सबसे पहले हम पटेटो लेंगे, उसको हाफ काट देंगे। फिर उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका कलर चेंज होकर ब्लू और ब्लैक हुआ है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका कलर हुआ है ना पटेटो में। वैसे ही आपको देखना है कि क्या आपका हुआ है। अगर आपका हो जाता है तो मतलब जो आपका जो भी रॉ इंग्रेडिएंट या फिर फूड है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब हम है ना प्रोटीन का टेस्ट करना देखेंगे। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं? पहले हमने पटेटो का स्टार्च का टेस्ट करा था, अब हम प्रोटीन का करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना पड़ेगा। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। फिर जो भी फूड रहेगा हम उसका पेस्ट बना सकते हैं और फिर उसको ग्राइंड और मैश करके स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारा इधर हमारा ड्रॉपर है ऐसा। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम डाल देंगे हमारा जो हमने मिक्सर में पेस्ट बनाया है ना उसका फूड आइटम का, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इसमें पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। इसमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में हम इसको डाल देंगे और फिर इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। फिर जो ये है ना हमारा, इसमें हम 10 ड्रॉप्स वाटर की डाल देंगे। तो क्या होगा, हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ना। अच्छे से शेक करने के बाद हम इसमें 2 ड्रॉप्स डाल देंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा की। अब जब हम इसमें डाल देंगे ना फिर इसको अच्छे से शेक करेंगे और कुछ देर के लिए इसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप देखना कि क्या इसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है। अगर हो गया तो आप समझ जाइए कि जो आपका जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या करना है इसमें हमें सिंपल करना है। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हमें ना फूड आइटम डालेंगे कुछ। यहाँ हमने फूड आइटम डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्सर में मैश पेस्ट बना के डाल दिया। फिर जब डाल देंगे ना तो उसके बाद उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे 2 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा का। और फिर अब इसे अच्छे से शेक करके फ्यू मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका कलर वॉयलेट चेंज हो जाता है। और अगर इसका कलर वॉयलेट में चेंज हो जाता है तो आपका जो भी फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब हम फैट का टेस्ट करेंगे। फैट्स क्या होता है? फैट्स यानी जो ऑयली चीज़ें होती हैं ना वो फैट्स होती हैं। अब टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब इस स्मॉल क्वांटिटी में आप एक फूड आइटम लीजिए जिसमें ऑयली हो। अब क्या ले सकते हैं आप, है ना, पराठा ले सकते हैं, पूड़ी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने पराठा ले लिया, फिर उसको हम ना पेपर में रैप कर देंगे और फिर उसको कर लेंगे अच्छे से रैप। और ऐसे रैप करना है कि हमारा पेपर टियर ना हो जाए। फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारा पेपर है उसमें हमको जो ऑयल है ना उसके पैच दिख रहे हैं, मतलब ऑयल के निशान दिख रहे हैं। और अगर हमको ऑयल के निशान दिख रहे हैं तो मतलब हमारे फूड में फ़ैट प्रेजेंट है, उसमें ऑयल प्रेजेंट है। और अगर आपके में ऑयली पैच नहीं दिखते तो मतलब जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसमें फ़ैट कंटेन नहीं करता है वो। तो आपको इस टेस्ट से क्या समझ आया? इस टेस्ट में हमने देखा कि फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च इन सब का हमने टेस्ट करा था। हमने किस किस चीज़ का टेस्ट करा, कौन से न्यूट्रिएंट्स का करा? हमने कार्बोहाइड्रेट का करा है, प्रोटीन का करा है और फैट्स का करा है। अब इनके अलावा भी कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम ये भी पढ़ेंगे।
अब जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सब चीज़ें हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो फैट रहता है ना वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना फैट के मुताबिक थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो फूड्स फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं जिनमें वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। मतलब जो भी फूड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को कंटेन करते हैं ना वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। मतलब जो फूड हमें एनर्जी देते हैं ना वो होते हैं। ये बात आप याद रखना कि कौन से एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन होते हैं ना वो ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि है ना उनसे हमारी हाइट भी बढ़ती है और वो हमारी जो बॉडी रहती है ना उसको अच्छे से हेल्दी रखते हैं। अब सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम कुछ ऐसे सोर्सेज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए किस में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, व्हीट में होता है, राइस में होता है, बाजरे में होता है, मैश पोटैटो, शुगर केन, इन सब में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए। अब ये काय के हैं, ये हमारे है ना इनमें हमारे फैट प्रोड्यूस रहते हैं। तो ये फैट जो रहते हैं ना ये ग्राउंड नट और नट्स ये सब चीज़ आती है इसमें। तो ये कौन सी रिसोर्सेस होती है, ये वाली हमारी प्लांट सोर्सेस होते हैं और ये हमारे एनिमल सोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं और ये सब हमको एनिमल से मिलते हैं, और ये दोनों ही फैट कंटेन करते हैं। आप इनमें से कुछ एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्रोटीन्स कुछ सोर्सेस है। देखिए ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस। तो ये सब हमारे प्लांट सोर्सेस हो गए। अब एनिमल सोर्सेस क्या होंगे, हमारे एनिमल सोर्सेस में आ जाएगा मीट, फिश, पनीर, एग्स। तो ये सब हमारे एनिमल सोर्सेस हो गए। अब जो प्रोटीन्स रहते हैं ना उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स रहते हैं ना वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से, बीमारी से। और विटामिन जो रहते हैं ना वो हमारी आइज़, बोन्स, टेथ और जर्म्स को भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन है ना बहुत काइंड्स के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के। और इनके सबको ग्रुप जो रहता है इनका विटामिन का, इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो हमारी बॉडी रहती है ना उसको विटामिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। जो विटामिन ए होता है ना वो हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारी जो बॉडी रहती है ना उसको फाइट करवाता है डिसीजेस के अगेंस्ट, मतलब वो हमें डिसीजेस से बचाता है। विटामिन डी जो रहता है ना वो हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है। जो हमारी बॉडी रहता है उसको कैल्शियम यूज़ करने देता है, जिससे हमारे बोन्स और टेथ हेल्दी रहते हैं। और जो भी फूड्स यहाँ पर बताए गए हैं ना वो रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन, मतलब इनमें विटामिन बताए गए हैं। जो मिनरल होते हैं ना आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, वो हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। चलिए अब हम सारे विटामिन के सोर्सेज देखते हैं। अब विटामिन ए का क्या सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स हो जाता है हमारे पास पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी का क्या सोर्स है, विटामिन बी का है व्हीट यानी गेहूँ, लीवर और राइस। फिर विटामिन सी का क्या सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ये सब हमारे विटामिन सी के सोर्स हैं। और विटामिन डी के सोर्स आते हैं लिवर और एग। और आयोडीन के क्या सोर्स होते हैं, आयोडीन का सोर्स होता है गिंगर यानी अदरक। और फास्फोरस के क्या सोर्स होते हैं, फास्फोरस के सोर्स होते हैं मिल्क, बनाना, ये सब। और आयरन के सोर्स होते हैं जो हरी सब्जियां रहती है वो भी आयरन की सोर्स होती है। और कैल्शियम के सोर्स होते हैं मिल्क और एग। अब जो हमारी बॉडी होती है ना उसको मिनरल्स, विटामिन सबकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स हमने देखे अभी डिफरेंट मिनरल्स के सोर्सेज। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स रहते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपने देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा।
However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. अब किसी में कुछ ज़्यादा सोर्सेस में होता है और किसी में कुछ कम सोर्स में होता है. एग्जाम्पल के तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट है, राइस में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अदर न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा, इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच भी कहते हैं. अब इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत पड़ती है. डाइटरी फाइबर्स में फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट जो रहते हैं वो डाइट हमारी मेंटेन करते हैं. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. जो डाइटरी फाइबर्स रहते हैं उनको रफेज भी कहा जाता है और ये मेनली प्रोवाइड करे जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट से या फिर फूड से. होल ग्रेन्स जैसे जौ, बाजरा और पल्सेस, पोटैटोस यानी आलू, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब में रफीज का सोर्स माना गया है. रफीज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी. जो रफीज होता है ना वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और ये बल्क में ऐड होता है. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स. अब जो वाटर रहता है वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करवाता है फूड्स, मतलब जो वाटर रहता है वो हेल्प करता है फूड एब्जॉर्ब करने में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट. और इसके द्वारा ये ना जो हमारी बॉडी रहती है उससे वेस्ट निकलता है यूराइन और पसीने के द्वारा, स्वेट के द्वारा. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. अब हमको वाटर लिक्विड ड्रिंक से मिलता है, जैसे वाटर हो गया, पानी, और दूध हो गया, टी, चाय हो गई, इन सब चीज़ों से. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है तो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. बैलेंस डाइट क्या होता है? अब हम दिन में जितना भी फूड खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है और हम फूड क्यों खाते हैं? हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट्स. अब जो चीज़ हम गुड अमाउंट्स में रहते हैं और रफेज और वाटर रहता है जिनमें, वो डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. अब वाटर अलग अलग फ्रूट्स में भी होता है, जैसे वाटरमेलन में वाटर होता है और भी दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं वो वाटर कंटेन करते हैं. अब हम देखेंगे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, बैंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, ये सब चीज़ें जो रहती है ये फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. तो बिना हम किसी महंगे खाने को खा के हम बस बैलेंस डाइट ले लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमको न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सारे प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ मिल जाते हैं. और अगर हम बहुत टाइम तक न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते ना तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. अब वैसे तो वेजिटेबल्स में भी होते हैं सब विटामिन, ये सब चीज़ें, पर क्या होता है जब इनको वॉश करा जाता है ना तो इनमें से सारी चीज़ें जो इनके विटामिन, मिनरल जो चीज़ें होती हैं ना वो सब लॉस हो जाती हैं और फिर बचती नहीं है. इसलिए उनको हमेशा ना कच्चा ही खाया जाता है. वॉश करने के बाद, कुक करने के बाद इनकी सारी चीज़ें लॉस हो जाती है, जैसे विटामिन और सारी चीज़ें. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन और मिनरल. अब जैसे कुछ वेजिटेबल रहती है, कुछ फ्रूट रहती है, तो उनकी जो स्किन रहती है, उनका छिलका जो रहता है ना उसमें विटामिन और मिनरल कंटेन करता है. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स. अब हम बार बार राइस या फिर पल्सेस को वॉश करेंगे ना तो उसमें से विटामिन और मिनरल्स दोनों ही लॉस हो जाएंगे, निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड. अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो खाना रहता है उसको अब हम जब कुक करके खाते हैं तो वो स्वाद बढ़ा देता है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है. पर कुकिंग करते समय कभी कभार जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो लॉस हो जाते हैं. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. जो विटामिन सी रहता है ना वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के टाइम पे. विटामिन सी है ना कभी भी कुकिंग के बाद बचता ही नहीं है, वो कुकिंग के टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसलिए विटामिन सी की चीज़ें हमेशा कच्ची खानी चाहिए.
भूजू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अब यहाँ पे भूजू की बात करी गई है, वो कहता है कि जो फैट है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है हमेशा खाने के लिए। अ कटोरी बॉल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। वो कहता है कि अगर हम एक बाउल में फ़ैट ले लेंगे ना तो हमको ज़्यादा एनर्जी देगा एक कटोरी में अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। अब क्या रहता है, वो फिर कुछ नहीं खाता है, वो बस वैसी चीज़ें खाती है जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, वो ये सब चीज़ें खाता है। अब इतना फ़ैट खाएगा तो क्या होगा, वो फैटी हो जाएगा, वो मोटा भी हो जाएगा। नो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। अब क्या होता है, ये चीज़ सही नहीं मानी जाती, ज़्यादा फ़ैट खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए भी। और ज़्यादा फ़ैट खाने से हमें ना हमारी ओबेसिटी मतलब हमको सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, हमको ओबेसिटी से सफ़र होना पड़ता है। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी यानी मोटापा होता है, इंग्लिश में हम ओबेसिटी बोलते हैं। अब हम डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, जैसे हमको न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। अब अगर हम किसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा टाइम तक नहीं खाएंगे ना तो हम कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है, उस चीज़ की कमी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस। और ज़्यादा चीज़ों की कमी हो जाती है ना तो हमको उससे डिसीजेस होने लग सकते हैं, बीमारी हो जाती है। और डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब क्या होता है, कमी के कारण बीमारी। अब हमको किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमको डिसीजेस हो जाते, डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाते, कमी के कारण डिसीज हो जाते हैं। द पर्सन डजंट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई इंसान प्रोटीन नहीं लेगा बहुत टाइम तक तो उसको स्किन डिसीजेस, डायरिया और स्वेलिंग फेस सब कुछ हो सकता है, मतलब उसका मुंह सूज सकता है और उसको त्वचा यानी स्किन से लेकर डिसीजेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बहुत टाइम तक तो नहीं लेंगे तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब हम ये वाला चार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सम डिसीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। अब हम कुछ डिसीजेस और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेफिशिएंसी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या डेफिशिएंसी होती है, इससे जो हमारी विजन है ना, जो हम देखने की शक्ति है ना, हमारी लॉस हो जाती है, मतलब हम देख नहीं पाते अगर हमें विटामिन ए की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमें कम दिखता है और हमको अंधेरा अंधेरा दिखता है और हमें ना रात को देख नहीं पाते और समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभार तो हम कभी नहीं देख पाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमें ऐसी चीज़ें होती हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, जिसके सिम्टम होते हैं हमारी जो मसल्स होते हैं, जो पेशियाँ होती है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और जो हमारा काम करने की ऊर्जा रहती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से हमको स्कर्वी हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं ना, जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों से हमें खून निकलने लग जाता है, घाव भरने में हमें ज़्यादा समय लगने लग जाता है। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे जो हमारे बोन्स रहते हैं ना, जो हमारी अस्थियाँ रहती है वो बहुत मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है। फिर कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमें बोन एंड टूथ डिके हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं जो हमारे बोन्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारे टूथ है ना डिके हो जाते हैं। फिर आयोडीन, आयोडीन से क्या बीमारी हो सकती है, अगर हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी हो जाने से हमको गोइटर हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं जो हमारी गर्दन रहती है ना उसकी ग्रंथि का फूल जाना, मतलब हमको हमारा जो गर्दन रहती है ना वो फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है वहाँ पे। और जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है ना वो एकदम चिल्ड्रन जैसी हो जाती है, मतलब बच्चों जैसा एकदम दिमाग हो जाता है और विकलांगता आ जाती है। फिर आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है जिससे कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए हमें जितने भी विटामिन है, मिनरल है, उन सबको एकदम सही प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में
लेना चाहिए, जिससे हमें कोई भी डेफिशिएंसी, डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर ना हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।